लास्ट क्लास में आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम बताए थे। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपको बताया था कि यदि हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं और कहा जाए कि ए और बी को घटाइए, तो फिजिक्स में सब्सट्रैक्शन नहीं होता, हमेशा एडिशन होता है। तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसका एडिशन कर देंगे, बाकी वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं आपको पता होगा, पैरेललोग्राम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला cos इस्तेमाल थीटा। करते हैं। और टेन अल्फा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रहेगा तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस ए बी प्लस कॉस बी थीटा, है ना। ये चलो एक तरह से cos रिवीजन थीटा। भी हो गया। ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये चीज हम लोग पढ़े हुए सर हैं। माइनस सर सब्ट्रैक्शन वेक्टर में तो -2ab cos थीटा होगा ना। हाँ सही बात, वेरी गुड। यहाँ माइनस होगा नहीं, वेरी गुड वेरी यस सर। गुड। हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया, तो यहाँ भी तो माइनस होगा। हाँ बहुत यस सही सर। बताया, यहाँ भी माइनस होगा। अरे यहाँ भी माइनस होगा। चलो थैंक यू, हम एक्चुअली प्लस को लेकर ही बता दिए जल्दीबाजी में। यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी कॉस्ट होगा। अरे बाय, अपने आप में होता है, कोई दिक्कत यहाँ, है ना। अच्छा आपको और एक्चुअली में अगर ए और बी के बीच का एंगल लोगे तो पाई माइनस थीटा आता है, तो वैसे में प्लस ले सकते हो। सही बात है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा लोगे, जब यहाँ थीटा लोगे तो माइनस आएगा। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल मूव कर रहा, स्पीड दिया हुआ 100। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इसको समझ गए तो समझ लो कि तुम लोग का सब्सट्रैक्शन फैक्टर का एकदम जिस्ट तुम लोग समझ गए हो, है ना, अगर ये तुम सॉल्व कर पाए तो। ठीक है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर, आफ्टर के बाद क्वेश्चन है छूटा हुआ, दो तीन पार्ट इसमें आएगा। पहला है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। इस सर्कल में क्या है, यहाँ पर एक पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, v1 दिया हुआ, देख लो। यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, v1 है। और वही पार्टिकल जब यहाँ पर आता है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्वेश्चन ये था हाफ डिस्टेंस से ट्रेवल किया, इस तरह से ट्रेवल किया, ये नहीं तो हम रेडियस बनाने की कोशिश किया, थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ये इसको टेढ़ा नहीं बनने देना है तो गड़बड़ लगेगा डायग्राम। इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आने देना है, ये रहा और ये रहा, ये हमारा रेडियस है। हाफ रोटेशन में तो बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ आएगा पार्टिकल, ये हो गया v2। अपना एप्लीकेशन थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए रिजल्ट उसमें नहीं आ रहा है। अभी देखो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो हम लोगों को क्या रिजल्टेंट निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना। तो चेंज इन वेलोसिटी निश्चित रूप से वही होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 होगा। अच्छा सही बात है, इसको चलो रिजल्टेंट मान लेते हैं, जिसको r दिखाएंगे। तो r बराबर क्या आ गया, मिला जुला के r बराबर आ गया v2 माइनस v1। लेकिन फिजिक्स में तो माइनस बोल के कुछ होता ही नहीं, क्या फिजिक्स में जब माइनस बोल के कुछ नहीं होता है तो क्या करना होगा, इसको ऐसे सॉल्व करना होगा आपको। v2 में प्लस करना होगा किसको, माइनस v1 को। माइनस देखो यही मिस्टेक हो रहा है, यही मिस्टेक हो रहा था पिछला में, हम देखो क्या मिस्टेक कर रहे थे। ये मान लो वेक्टर को शिफ्ट हम ठीक किए, ये v1 को आप शिफ्ट करके यहाँ लाए, चलो वेरी गुड, आपने यहाँ सही शिफ्ट किया। v2 को शिफ्ट करके आप यहाँ लाए, चलो वेरी गुड, आप v2 को इधर शिफ्ट किए। लेकिन आपको जब इस रिजल्ट को सॉल्व करना है, इस रिजल्ट को जब सॉल्व करना है, तब तो यहाँ कंडीशन बदल जाएगा। क्या कंडीशन बदलेगा, डायरेक्शन पहले आप, डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ पहले आपको इसका सुपरपोजिशन वाला इमेज बनाना पड़ेगा। नया इमेज कैसा बनेगा, ये हो गया v1, आपको v2 का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया v1, ये v1 हो गया। लेकिन आपको क्या करना होगा, ये v1 हो गया, आपको v2 का नेगेटिव, क्योंकि ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, v1 का नेगेटिव। फिर गड़बड़ कर रहा है, फिर गड़बड़ कर रहा है। इसी डायग्राम बनाते हैं ना, क्या नाम अलग से है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए v1 का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना होगा v2 की तरफ, क्या इधर ड्रॉ करना होगा। तो क्या करते हैं, v1 का नेगेटिव वेक्टर किधर ड्रॉ करते हैं, इधर की ओर।
तो V1 का नेगेटिव हम इधर की ओर ड्रॉ करेंगे तो ये मान लो इधर की ओर बनेगा, इधर ही बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा, और चूंकि बराबर है तो इसी के बगल बनेगा, इसी के ऊपर बन जाएगा एकदम एग्जैक्टली। क्या ये काला वाला क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। अब V2 V1 दोनों एक Yes. डायरेक्शन में हो गया, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब लगाओ, देयरफॉर R इक्वल टू क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, V2 स्क्वायर, है ना, जैसे लगाए थे हम लोग, जो शुरू से लगाते आ रहे हैं हम लोग, मॉड ऑफ V2 का स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस V1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ V2, है ना, मॉड ऑफ V1 माइनस साइन के साथ कॉस 0। समझ में आया कितना बड़ा मिस्टेक था वो, क्यों। Yes, sir. हाँ क्यों, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट ले लें, देखो ये भी टेल से टेल मैच कर रहा था, अगर सिर्फ V1 V2 ले नहीं, V2 में माइनस, आपको डायग्राम में भी चेंज होगा, माइनस V1 का सुपरपोजिशन पहले करना पड़ेगा, तब रिजल्टेंट आएगा। तो हम लोग V1 को इधर, ये V1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब उसके बाद रिजल्टेंट आएगा, तो V2 और V1 के बीच का एंगल ऐसे में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ तो जब ऐसे लिखे तो इसको वैसे ही दे दीजिए। जब आप मॉड और रिजल्टेंट हटाइएगा तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर, आपको शुरू में ऐसे लिखना चाहिए था V1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस गायब हो जाएगा, प्लस 2 V2 V1 cos 0 तो 1 हो गया, हम लोग चाहे तो यहाँ भी हटा सकते थे। अब V1 V2 चूंकि दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस 2 100 इंटू 100, है ना। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 100 का स्क्वायर अब बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा, 100 into 2. हाँ 2 इंटू 100, 200, sir. हाँ 2 इंटू Yes, 100 से बाहर आएगा रूट से, और आंसर कितना हो जाएगा 200 रोटेशन, है ना, 200 मीटर पर Meter. सेकेंड। सर कॉस हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में देखो एक और क्वेश्चन मान लो देता है, इसमें बोलता है कि 1/4 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से हम लिखते हैं। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या पूछना है बोलिए। इसी में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, फिर से क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि फिर से एक सर्कल है मेरे पास, हमारे पास फिर से सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल जो है इस पोजीशन से, ठीक है, V1 पोजीशन से कहां पहुंच रहा है, 1/4 मतलब ये हाफ था तो हाफ का आधा, और ये हो गया यहां पहुंच रहा, तो यहाँ इसका V1 वेलोसिटी था, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसका, मान लो V2 हो गया। Yes, sir. जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसका नीचे इधर की ओर भागेगा ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा होता है ना, जब कोई चीज सर्कल में घूम रहा तो पार्टिकल ऐसे से घूमता है, इस तरह से, है ना। अगर देखो रस्सी में अगर कोई चीज घुमा रहे हो, जब वो टूटता है तो टेंजेंशियल ही भागता है, इसका मतलब वेलोसिटी का टेंडेंसी हमेशा क्या टेंजेंशियल होता है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। तो ये बता रहा है कि पार्टिकल यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल पहला पोजीशन यहाँ था, फिर यहाँ पर दूसरा पोजीशन है, यानी ये 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर 1/4, ये V1 है V2 है। आपको फिर से वही काम करना है, आपको फिर से रिजल्टेंट निकालना है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। Yes, sir. फिजिक्स क्लासेस को रिजल्टेंट में बोल सकते हैं, तो V2 को V2 रहने दिया जाए, इसको प्लस क्या किया जाए माइनस V1, इसी को सॉल्व करना है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा, एंगल पता करना होगा, तो डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग। तो देखो पहला वेक्टर को हम जैसा था वैसे रख देते हैं, ये मान लो हमारा V1 है, ठीक है, और ये हमारा लगता है V2, तो आपको करना V2 में से V1 घटाना है, तो V1 का नेगेटिव वेक्टर, तो V1 का नेगेटिव वेक्टर आपको इधर ड्रॉ करना पड़ेगा,
तो ये हो गया -v1। हमारे पास इधर एक वेक्टर ड्रॉ हो गया -v1। अब आपको रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में जाएगा, यही रिजल्टेंट आपको निकालना है, मतलब v2 और -v1 का रिजल्टेंट आपको निकालना है। ठीक है, एंगल कितना होगा v2 और v1 के बीच का, देख के पता चल रहा है कितना है, 90 है ना। 90 डिग्री सर। यहाँ पर थीटा क्या आ गया, यहाँ पर थीटा 90 हो गया। आपको रिजल्टेंट चाहिए, बहुत ही आसान है, रिजल्टेंट फॉर्मूला फिर से वही है, v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, है ना। मॉड चुकी लेते हैं, फिर से वही बात है, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, ताकि आप लोग को ये शक न रहे, v2 का स्क्वायर प्लस -v1 वेक्टर का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 मॉड ऑफ v1 माइनस मॉड ऑफ v2, सॉरी v1 माइनस है, ये प्लस है ना। किसी को आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो नेगेटिव वही नेगेटिव लेंगे। अब cos 90, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, cos 90 जीरो होता है ना जी, और जब cos 90 जीरो है तो ये पूरा पार्ट ही जीरो हो गया। जब ये पूरा पार्ट जीरो होगा तो r बराबर बचा क्या, रूट अंडर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, क्योंकि इस मॉड का मतलब सिंपली भी ही हो जाएगा, है ना। यानी कितना आ गया, आप लोग बताइए। तो भेज दिए और फिर आपको व्हाट्सएप में ये मैसेज आता होगा कि खाली बोलिए सर 100√2। 100√2 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। और ये कृति कुछ पूछना चाह रहे थे, हम समझ नहीं पाए। यूनिट वेक्टर्स बारे में थोड़ा हम डिटेल चलेंगे, पहले भी चर्चा किए हुए थे, है ना। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, पहले तो वेक्टर्स का आप लोग आइडिया है ही। यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन आप लोग पहले भी बताए हुए थे। एक यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, है ना। जो एक सिंपल डिफिनेशन जो इसका होता है पहले लिख देते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is unity, यही डिफिनेशन इसका होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, कैप के द्वारा रिप्रेजेंट, वो तो बात की बात है। इट इज, अच्छा एक सेकंड, जैसे मान लो हमारे पास, अच्छा वो भी छोड़ो छोड़ो, सीधे पहले आते हैं हम लोग वी नो। अब देखिए इसका एक इस तरह से देखा जाए हम लोग, हमारे पास मान लो एक कोई वेक्टर है, इसका एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर में दो चीज होता है, क्या होता है उसका, एक मैग्नीट्यूड होता है इनटू एक डायरेक्शन होता है। वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे मान लो मेरे पास एक फोर्स है, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन, सिर्फ इतना लिख देने से नहीं होगा, अगर इधर वेक्टर साइन है तो इसका मतलब दो चीज मांग रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड भी मांग रहा है और डायरेक्शन भी मांग रहा है। तो मैग्नीट्यूड आपने 5 न्यूटन बोल दिया, लेकिन आपको यहाँ साथ में लिखना होगा अलोंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कहाँ ये काम, मान लो ईस्ट की तरफ काम कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। तो किसी भी वेक्टर को बताने के लिए दो चीज चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, है ना, या डायरेक्शन, जो जी समझो। तो मान ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं किसी वेक्टर मैग्नीट्यूड को, अब इनटू डायरेक्शन या डायरेक्शन, है ना। तो अब हम लोग डायरेक्शन में बार बार अलोंग ईस्ट लिखना, अलोंग वेस्ट लिखना, अलोंग ईस्ट वेस्ट लिखना। मान लो इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, मान लो इधर काम कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं, इधर काम कर रहा है तो ईस्ट साउथ ईस्ट लिखते हैं। तो ये बहुत ही टफ काम हो जाता है, इसलिए हम लोग ये जो एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसके इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर की खासियत है कि इसका वैल्यू 1 है, 1 से किसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 का खासियत है ना। एक और बात बता दें यूनिट वेक्टर का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मान लो वेक्टर ए है तो ए कैप, इसको ए कैप पढ़ते हैं ना, आप जरूर इसको लिख लीजिएगा, ए कैप या ए कैरेट भी इसको बहुत लोग बोलता है। मान लो
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अगर अब हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है, तो उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करें। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है ना, इसका जिसका की मैग्नीट्यूड जो है, जिसका की मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, तो इसको हम ऐसे ना दिखा के इसको ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से। मींस यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगता है। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही अलग है। सिंपल कोई वेक्टर को ए के ऊपर ऐसे देते हैं, चाहे बी वेक्टर है तो ऐसे देते हैं, लेकिन अगर बी एक यूनिट वेक्टर है तो उस पर कैप देते हैं, बी कैप, बी कैरेट, इस तरह से पढ़ते हैं। तो वैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है, अब इसका साथ में डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या देंगे, ए कैप देंगे। ए कैप ए का डायरेक्शन देता है, ठीक है। या वेयर ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर whose direction is along vector A, है ना, या सिंपली ए वेक्टर। ये इसके बारे में रहा। तो मिला जुला के एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं कि ए कैप हो, बी कैप भी हो सकता है, बशर्ते उसका डायरेक्शन ए की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ए कैप का यहां से एक फॉर्मूला निकल गया, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया मेरा ए कैप का फॉर्मूला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बताए थे कि इसको ए कैप आप रहने दीजिए, इसको वेक्टर ए दीजिए, और इतना लिखने के झंझट से सिंपली इसको ए लिख दीजिए, ये भी एक तरीका आसानी से लिखने का, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक। एक और चीज देखिए, देखिए आप समझिए यहाँ। अब एक तो कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। या इसको बोलो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 3 वेक्टर है, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, है ना। या पहले मान लो 3 डायरेक्शन मानते हैं, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन। हम लोग एक्स वाई जेड समझते हैं, 3 एक्सिस का हमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है कि ये 2 डायमेंशन में एक्स वाई होता है, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड होता है। तो ये x का डायरेक्शन है, ये y का डायरेक्शन, z का डायरेक्शन, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो इधर की ओर एक वेक्टर काम कर रहा है ना, जिसका की वैल्यू जो है 1 है। एक वेक्टर इधर की ओर काम कर रहा है जिसका की लेंथ 1 है, मान लो ये 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जैसा है। एक वेक्टर y की तरफ काम कर रहा है, उतना ही लेंथ का, इसे देखने में दोनों बराबर लगेगा, और एक वेक्टर z की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। ये एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर है, एक वेक्टर x की तरफ, तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। इस वेक्टर का चलो एक नाम देते हैं i, इस वेक्टर का नाम चलो देते हैं j, इस वेक्टर का नाम देते हैं k। तो हम लोग सर वेक्टर बोल रहे हैं और कैप दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर का लेंथ 1 है। कोई भी वेक्टर का लेंथ अगर 1 है तो उसको हम लोग उसका कैपिंग लिख सकते हैं। जैसे मान लो बी वेक्टर हमारे पास है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम बी कैप बोल सकते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन चलाता है, ठीक है। जैसे मान लो आदमी में ही होता है ना जी, अलग तरह के आदमी का अलग नाम दे देते हैं सर। जैसे कि मान लो कोई आदमी ही है लेकिन छोटा हाइट का, तो उसको नाटा नाटा खोटा कुछ बोलते हैं तुम लोग, उस तरह से हम लोग इसको नाम दे दिए, आई दे दिए एक्स की तरफ, जे दे दिए वाई की तरफ, के दे दिए जेड की तरफ। ये स्पेशल नाम है, और ये ऐसा नहीं कि हम दिए और आप बदल दीजिएगा, नहीं, ये स्पेशल नाम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई को क्या बोला जाता है, आई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या है,
यूनिट वेक्टर अलोंग ये y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस, और k क्या है, k है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। देखो इससे होता क्या, अब देखो बगल से एक चीज बता रहे हैं। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है जो इधर की ओर काम कर रहा है, यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई वेक्टर है a। तो हमको a के बारे में दो चीज बताना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, दो चीज चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसका वैल्यू लिखते थे 5 न्यूटन, और अलोंग मान लो ईस्ट की तरफ काम कर रहा है ना, सपोज को ईस्ट की तरफ, अलोंग ईस्ट लिखते हैं। ईस्ट मतलब आपको पता है, ईस्ट मतलब इधर हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर ए बराबर हम लिखेंगे 5, ठीक है, और किधर की ओर, ईस्ट की तरफ। तो अगर अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का झंझट को हटा दें और ये कॉन्सेप्ट यूज करें, देख लो ये वाला एक्स वाई जेड, तो किधर की ओर एक्स ए काम कर रहा है, अगर ईस्ट को देखो, और इसमें किसके तरफ काम करेगा, एक्स की तरफ की, वाई की तरफ की, जेड की तरफ, देख के बताइए, x की तरफ, एक्स की तरफ। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी तो लिखने वाला झंझट बरकरार ही रहा, ईस्ट न लिख कर एक्स लिख। तो अब क्या करेंगे, एक्स के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये 5 है, 5 में आई से आप मल्टीप्लाई किया, मतलब आई का वैल्यू तो 1 है क्या, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू उतना ही रह गया। लेकिन आई से हमको डायरेक्शन का पता चल गया, इसलिए अब लिखने का तरीका क्या होगा, a बराबर 5i, ये आंसर हो गया। तो इसे दो चीज पता चल रहा है कि a का वैल्यू 5 है और i का वैल्यू 1। i एक यूनिट वेक्टर है, ये फिक्स है, i एक यूनिट वेक्टर फिक्स है हमेशा x की तरफ। तुम लोग सर ऐसा क्यों नहीं किए, आप तो ये बताए थे कि a बराबर लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड इंटू a का कैप, सही बात है, a का कैप लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बोले कि नहीं, मान लो b का लिखेंगे, b का क्या लिखेंगे, b का b कैप लिखेंगे, अब मान लो c का लिखेंगे, c का c कैप लिखेंगे, d का d कैप लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा क्या लेंदी हो जा रहा है। मान लो x की तरफ a काम कर रहा है तो उसके लिए a कैप लिखें, फिर b काम करेगा तो b कैप लिखेंगे, फिर c काम करेगा x की तरफ तो c कैप लिखेंगे। तो ऐसा ना करके a कैप b कैप c कैप का झंड लगा के, अगर मान लो हमको पता है कि a भी x की तरफ काम कर रहा है, b भी x की तरफ काम कर रहा है, मतलब अलोंग x एक्सिस जा रहा है, तो सिंपल लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a i लिखेंगे, और b को मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू i लिखेंगे। i का मतलब हो गया किधर काम कर रहा है, x की तरफ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा चीज है जिसको कि आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो उस वेक्टर के रियल फॉर्म में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग आगे से ये ए कैप बी कैप तुमको देखने को नहीं मिलेगा, ए कैप बी कैप नहीं मिलेगा, आई मिलेगा, जे मिलेगा, के मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स की तरफ कोई भी वेक्टर काम करे, वो ए कैप काम करे, बी कैप काम करे, सी कैप काम करे, हम लोग आई कैप ही देंगे, वाई की तरफ जे कैप देंगे, और के की तरफ और जेड की तरफ के कैप देंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है, एक वेक्टर बनाइए 5 यूनिट जो कि है ना, रिप्रेजेंट अ वेक्टर, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ए वेक्टर ऑफ 5 यूनिट्स, सॉरी वेक्टर है कितना, 5 यूनिट्स का, 5 यूनिट मतलब कोई यूनिट होगा, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है, केजी तो नहीं होगा, न्यूटन हो गया, 5 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। आपको एक वेक्टर दिखाना है जो कि 5 यूनिट का हो और वाई एक्सिस की तरह काम करे, सिंपल सी बात है। एक वेक्टर मान लो ए लिख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ 5 लिखेंगे, वाई की तरह काम कर रहा है तो 5 दे देंगे, हो गया आंसर। बस समझ में, इस तरह से दे देंगे आंसर। क्योंकि वेक्टर के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, कोई भी वेक्टर क्या होता है, दो चीज चाहिए, इसके लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए और इसके लिए म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए आप लोग, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ए की जगह क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्योंकि ए मतलब इस वेक्टर का आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ, और ए कैप मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या लिख रहा है, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, जे मानते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर एक चीज लिखे था आप लोग को हम बताए नहीं,
इस डायग्राम वापस अगर आते हैं हम लोग, तो ये देखो, ये कहलाता है ऑर्थो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मतलब देखिए आई जे और के एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर, देखिए तो ये 90 है, ये इस पर 90 है, मतलब सब एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहते हैं, या कहो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से दो वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर, स्पेशल नाम दिया गया है ना। तो ये एक वेक्टर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चले एक और उस तरह का वेक्टर देखते हैं, जितना हम लोग देखेंगे उतना यूनिट वेक्टर का क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, रिप्रेजेंट ए वेक्टर सी। अब मेरे पास एक वेक्टर है सी, मान लो सी, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है, और अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तुम बोलेगा सर ये माइनस एक्स एक्सिस कहां से आ गया, माइनस एक्स एक्सिस। चलो वापस आते हैं हम लोग यहां पर। अब चीज देखा जाए, ये आप लोग पता है कि ये 0 0 होता है। अगर आप लोग ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये जो मिडिल पॉइंट है वो 0 0 होता है, ठीक है। अब सपोज करो मिडिल, तो अगर कोई चीज इधर की ओर जा रहा है, मान लो ये मिडिल पॉइंट से कोई चीज इधर की ओर जाएगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, लेकिन मान लो इधर की ओर जाएगा तो इसके ठीक उल्टा, ये नेगेटिव एक्सिस का, ये माइनस एक्स कहलाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये। वैसे ही ये देख लो, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। वैसे ही जेड को पीछे ले जाओ, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है। अब चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमको ये बताइए कि इधर की ओर यूनिट वेक्टर का क्या वैल्यू होगा। एक्स, ये भी एक यूनिट वेक्टर भी बनाया था ना, आई कैप, तो नेगेटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वही आई ही होगा, आई कैप ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे वैल्यू तो उतना ही बनेगा। तो इससे आप बताइए वाई की तरफ क्या होगा, नेगेटिव वाई की तरफ, जे है पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव की तरफ माइनस जे कैप हो जाएगा। वैसे बताइए जेड की तरफ क्या होगा, जेड के नेगेटिव में यूनिट वेक्टर तो जो बनाएंगे इधर क्यों, बताइए, इधर के है अगर, तो नेगेटिव में क्या होगा, माइनस के होगा, है ना। आपको पता है अगर अगर कोई वेक्टर है ए, इसका उल्टा एक वेक्टर बनाना है उसी के वैल्यू का, तो माइनस माइनस ए लिखाता है, ए हमेशा माइनस ए के बराबर होगा, है ना। नेगेटिव वेक्टर है मतलब डायरेक्शन उल्टा होगा। वैसे ही आई का नेगेटिव वेक्टर हम बना देंगे जो उल्टा काम करेगा। यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपको सी एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका एक मैग्नीट्यूड 2 हो और माइनस, देखो माइनस साइन, माइनस एक्स की तरफ काम करे। तो सिंपल से बात है, वेक्टर लिखेंगे, आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ 2 दिया हुआ और डायरेक्शन क्या दे रहा है, माइनस एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, लेकिन चूंकि माइनस बोला तो माइनस आई हो जाएगा, नेगेटिव बोल रहा ना तो माइनस आई हो जाएगा। अब इस माइनस आई के चलते क्या हो जाएगा, सी बराबर चेंज कर देगा, जो माइनस 2i, माइनस को आगे भेज दो, ठीक है। यहां यूनिट देने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा नहीं 2 यूनिट से तो यहाँ 2 यूनिट्स लिखे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक उसी तरह से देखो एक और मान लो लेते हैं थर्ड में, रिप्रेजेंट अ वेक्टर, रिप्रेजेंट ए वेक्टर सी, फिर से वेक्टर सी प्रेजेंट करना है, लेकिन इस बार क्या लिखना है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर सी, रिप्रेजेंट अ वेक्टर सी हैविंग मैग्नीट्यूड, अब क्या दिया हुआ जानकारी देख लो, हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, 3 वैल्यू है इसका, 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन and 4 units
इन y डायरेक्शन। x एक्सिस y एक्सिस ना लिख के x डायरेक्शन y डायरेक्शन लिखे। ये 4 यूनिट्स। मतलब मेरे पास जो वेक्टर है इसमें क्या क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है, दो चीज होता है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर का दो मैग्नीट्यूड है, 3 यूनिट है x की तरफ और 4 यूनिट है y की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो c बराबर पहले 3 लिखेंगे, सॉरी c कैप होता है, हम लोग पहले 3 लिखेंगे किधर की ओर, x की तरफ, तो 3i हो जाएगा। और 4 यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस, मतलब प्लस करेंगे 4 किधर की ओर, y की तरफ, मतलब y यानी j। ये आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी रिलेटेड चीज है, तो आगे हम रिजोल्यूशन पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। लेकिन इतना क्लियर है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन देता है, कोई वेक्टर है 3 यूनिट है x की तरफ, 4 यूनिट है y की तरफ, तब दोनों को हम जोड़ देंगे। तो वेक्टर अब दो मैग्नीट्यूड रखा ना, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, इसी मान लो क्वेश्चन कुछ पलट दे तो, इसी मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, सपोज करो सिचुएशन हम चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, मान लो रहता है यहाँ पर कि वेक्टर सी है, मैग्नीट्यूड 3, मैग्नीट्यूड वही है, बस डायरेक्शन क्या है, यहाँ माइनस वाई एक्सिस कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, कौन बताएगा? सी बराबर क्या लिखा था, 3i तो रहता है क्योंकि 3 x की तरफ काम कर रहा है। यहाँ क्या चेंज आता है बताइए, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, यहाँ क्या चेंज आता है, बोलिए बताइए। जे में क्या चेंज आता है, नेगेटिव वाई एक्सिस तरह काम कर रहा है, तो जे में क्या चेंज आएगा, बताइए जल्दी। सर नेगेटिव। नेगेटिव हो जाता है, कितना हो जाता है, +4, जे ना होके -j लिखा था, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे नहीं होता, -j होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही चेंज आता है, 3i - 4j। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं, उसका हम रिजोल्यूशन वेक्टर देखेंगे। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, 4th वेक्टर D has magnitude 7 units in y direction and 5 units in -z direction। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द वेक्टर, रिप्रेजेंट द वेक्टर। बताइए वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाइएगा, क्या होगा, डी बराबर क्या होगा बताइए, आंसर डायरेक्ट बताइए, देखते हैं कौन बता सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो डी में ये 7 यूनिट्स है y के तरफ, इसलिए 7 j हो जाएगा। अब वही मान लो अगर -y, यहाँ माइनस रहता है तो -j हो जाता है, प्लस 5 यूनिट्स है -z की तरफ, तो 5 के साथ -z नहीं, अब ऐसा नहीं कि -z लिख देना, z की तरफ का यूनिट वेक्टर लिखाता है, और z की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस के, तो आंसर क्या हो गया, 7j - 5 के, ये आंसर हो गया डी बराबर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको आप लोग रिवाइज करेगा, नोट्स। देखिए नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इस पर आगे हम पढ़ेंगे। उसको कवर किया जाए। नेक्स्ट में बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। पहले तो इसका सिंपल डेफिनेशन हम लिख देते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल चला जाएगा, है ना। पहले इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू 2 or more component। the process of, बहुत सिंपल, the process of splitting a vector into 2 or more components, 2 or more component is known as
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगा। चलिए भाई, इतना बड़ा कोई घड़ा, मान लो पानी का इतना बड़ा घड़ा, ठीक है। स्प्लिट करना मतलब क्या, तोड़ना होता है। इसको हम मान लो जमीन पर गिरा देते हैं, जमीन पर गिराओगे तो इसका टुकड़ा हो जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। कभी 2 टुकड़ा होगा, कभी 4 टुकड़ा होगा, कभी 10 टुकड़ा होगा, जैसा जैसा इसको पटकोगे उस हिसाब से इसका टुकड़ा बनता है। तो हर एक टुकड़ा क्या है, इसी का कॉम्पोनेंट। मान लो 4 टुकड़ा हुआ, तो हर एक टुकड़ा तो इसी का कॉम्पोनेंट है, इसी घड़ा का। घड़ा समझते हो ना, पानी जिसमें रखते हैं, तो इसी घड़ा का कंपोनेंट है। तो हम कहेंगे कि जो एक तो इस प्रोसेस कहेंगे स्प्लिटिंग, क्योंकि क्या हुआ, ये टूट गया घड़ा, और जो टूटा हुआ पार्ट उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ घड़ा। तो वैसे ही किसी वेक्टर को जब तोड़ते हैं इनटू 2 और मोर कंपोनेंट, तो इसको तो रिजोल्यूशन बोलते हैं, है ना। स्प्लिट करने को क्या, क्योंकि मैथमेटिक वेक्टर का टर्म, इसका स्पेशल नाम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ घड़ा बोल दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर का स्पेशल नाम दिया गया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रिजॉल्व करके जो जो पार्ट आएगा, जैसे इसको तोड़े तो जो जो पार्ट आया वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्योंकि उसी का पार्ट है ये, है ना। तो यहाँ लिखेंगे द स्प्लिटेड पार्ट्स, या लिखो सिंपली द पार्ट्स so obtained, the parts so obtained are known as components, है ना, are known as components of the vectors। जैसे मान लो कोई वेक्टर है ए, इसको हम 2 वेक्टर में तोड़ दिए, ठीक है। मान लो इसको तोड़ दिए बी और सी में, तोड़ दिए मतलब दोनों जोड़ के वापस वेक्टर चाहिए, है ना। अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो किसी वेक्टर ए को हम तोड़ दिए बी और सी में, तो कैसे पता चलेगा बी और सी में तोड़ने से आगे, क्योंकि बी और सी को जोड़ने पर वापस ही मिल जाएगा। तो बी और सी क्या कहलाएगा, बी एंड सी आर नोन एज कॉम्पोनेंट, है ना, आर नोन एज कॉम्पोनेंट ऑफ, कॉम्पोनेंट्स लिख दो, एस लगा दो, है ना, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कौन वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर क्वेश्चन आपको ये उठ सकता है, ठीक है, घड़ा को तोड़ना तुम जमीन पर पटक दिए, घड़ा टूट गया, लेकिन किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करता है। अब लैंग्वेज देखो, हम थोड़ा बदलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे वेक्टर को कैसे स्प्लिट करते, स्प्लिट का मतलब ही तोड़ना ही होता है ना। हम लोग बात करेंगे वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व करें, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम क्या है स्प्लिटिंग का, वेक्टर के लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आगे हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हाउ वी रिजॉल्व अ वेक्टर, कैसे तोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि वेक्टर एक उठाए जमीन पर पटक दिए, 4-5 को टूट गया, जोर से पटक दिए 6-7 को टूट गया, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा होता है क्या, है ना। वेक्टर तो कोई ठीक नहीं है जिसको आप उठा के पटक सकते हैं, इसलिए वेक्टर का रिजोल्यूशन का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक वेक्टर को तोड़ कितने भागों में सकते हो। जैसे मान लो, जहां तक स्प्लिट करने की बात है, रिजॉल्व करने की बात है, आप एक वेक्टर को कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वेक्टर को 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ने का प्रोसेस सीखेंगे, कैसे किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो वेक्टर को जब 2 पार्ट में सिर्फ तोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो हम लोग को 2 तरह पढ़ना है ना, टाइप्स ऑफ, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को 2 तरह का पढ़ना है। एक होता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर जी है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्पेलिंग प्रॉब्लम तो बोलिएगा आप लोग, है ना। और सेकेंड है आपका, एक हो गया रेक्टेंगुलर, और सेकेंड है आपका इसको बोलते हैं कार्टेशियन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर मतलब 2 भाग में तोड़ेंगे सिर्फ हम लोग,
और कार्टेशियन में उसको 3 भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 पार्ट का रिजोल्यूशन ही हम लोग को पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर से, है ना। हम लोग शुरुआत करेंगे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर से, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर। अब आप लोग बोलिएगा सर क्या वेक्टर टूटता है, तोड़ने का प्रोसेस तो सीखेंगे, क्या रियल लाइफ में कोई टूटा हुआ वेक्टर मिला आप लोगों को? आप लोगों को रियल लाइफ में भी टूटा हुआ वेक्टर मिलता है? इसका एक एग्जांपल है, तब हम लोग रेक्टेंगुलर पर आते हैं। जैसे मान लो टूटा हुआ वेक्टर का एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी लेते हैं इस तरह का, मान लीजिए इसमें चक्का लगा हुआ, आप एक यहाँ पर एक रस्सी बांध के सपोज के इसको खींच रहे हो, खींच रहे हो तो ऊपर के फोर्स लगा रहे हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप तो फोर्स इधर लगा रहे हो ऊपर की ओर, लेकिन गाड़ी जाता किधर है? अगर ध्यान से देखोगे तो गाड़ी सीधा जाता है, और साथ ही थोड़ा सा इसका चक्का ऊपर की उड़ जाता है। यानी फोर्स का 2 पार्ट आपका काम कर रहा है, एक चक्का को हल्का उठा देता है और एक गाड़ी को आगे की ओर खींचता है। इसका मतलब कि ये जो फोर्स था वो टूट चुका है। कोई वेक्टर टूटा मत तो उसका 2 काम होने लगा, एक डायरेक्शन होना चाहिए था, उसका 2 डायरेक्शन हो गया। तो कभी कभी सिचुएशंस में क्या होता है, कोई वेक्टर 2 पार्ट में टूट जाता है ना, या 2 वेक्टर का इफेक्ट एक हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि 2 वेक्टर का इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है, वेक्टर 2 भाग टूट जाएगा। एक फोर्स का एक पार्ट क्या करेगा, गाड़ी को आगे को खींचेगा, और एक पार्ट क्या करेगा, इसको ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं।